हेलो फ्रेंड्स। व्यापम के प्रीवियस ईयर का जो हमारा सीरीज चल रहा है, आज उसी सीरीज में हम लोग मैथ्स में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है 2022 में, उसका पेपर सॉल्व करेंगे। और अभी टीचर का एग्जाम होने वाला है, टीचर भर्ती, एसआई मेंस होने वाला है, और भी बहुत सारे एग्जाम अभी पेंडिंग में हैं। उन सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सब इंस्पेक्टर पेपर 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। मतलब टोटल टाइम अपने को दिया है, यहाँ टाइम लिख लेते हैं। टोटल समय दिया है 5 घंटे और 15 मिनट। इस 15 मिनट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ आवर में, घंटे में, तो 15/60 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 15 एकम 15 चौक 60, तो ये हो जाएगा 5 सही 1/4 घंटा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से चेंज कर लेते हैं और फ्रैक्शन में ले आते हैं। तो 5 4 जा 20 + 1 21/4, तो ये हो गया 21/4 घंटे। ये हमारा समय हो गया। अब बोल रहा है, दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की? ये क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी जर्नी को ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब यहां पर देखिए, पहला आधा भाग बोल रहा है और उसके बाद रेस्ट आधा भाग। तो ये टोटल जर्नी है, मान लो ए से बी वो जा रहा है, और इसको अपन मिड मान लेते हैं, ये कोई मिड पॉइंट है एम। तो ए से एम तक उसकी जर्नी का स्पीड था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जर्नी का जो आधा भाग है एम से बी, इसमें उसकी चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी इक्वल पार्ट दिया है, मतलब आधा आधा का दिया है, तब आप लोग एवरेज जो स्पीड है, औसत चाल, उसका ये सूत्र लगा लेना। इसका सूत्र होता है 2 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अभी v1 क्या है? ये है v1, और 45 जो है वो है v2। अब इस सूत्र में पुटअप करो तो 2 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2 मतलब हो जाएगा 60 गुणा 45 बटे 60 धन 45। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। 60 और 45 को अगर जोड़ ले तो हो जाएगा 105। 105 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 गुणा 60 गुणा 45 बटे 105। ये कट जा रहा है, 15 से कटेगा, 15 तिया 45 और 15 सत्ते 105। अब सीधा गुणा कर लो, 6 तिया 18 दूनी 36, तो ये हो गया 360 डिवाइडेड बाई 7। ये हो गया इसकी स्पीड। अब आपको वो पूछ रहा है कि कितना दूरी, कुल दूरी तय किया। कुल दूरी, दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर स्पीड, मतलब जो एवरेज स्पीड आई है, औसत चाल, औसत गुणा, मतलब औसत चाल मल्टीप्लाई टाइम समय। तो यहां पर इंग्लिश में फॉर्मूला लिख देता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, मैंने पूरी पढ़ाई इंग्लिश में की है। अब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बोलने के चक्कर में मैं थोड़ा सा अटक जाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला ही दिख रहा है, दूरी बराबर औसत चाल गुणा, अब समय दिमाग में आ ही नहीं रहा था तो मैंने टाइम लिख दिया यहाँ पर, तो इसको थोड़ा कंसिडर कीजिएगा। अब दूरी बराबर होती है औसत गुड़ी गुणा टाइम। तो पुटअप करो, औसत चाल कितना मिला है हमारा? 360 बटे 7, तो 360 बटे 7 गुणा टाइम हमारा आया है 21/4। अब इसको काट लो, 7 एकम 7 तिया 21 और ये 4 एकम 4 निया हो जाता है 36। तो अब बच रहा है 9 तिया 18, तो आ जाएगा इसका आंसर, सॉरी 9 तिया 27 होता है, तो 9 तिया 27। तो 270 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को इतना समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ा, लेकिन अगर एक्चुअली मैं एग्जाम में सॉल्व करूंगा तो बहुत छोटे से मैनर में, इतने से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। ये सब तो बनाऊंगा नहीं ना, ये सब नहीं बनाऊंगा, ये फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, सीधा ये पुटअप करूंगा।
इतना लिखने के बाद सीधा सिंप्लीफाई करूंगा, आंसर आ जाएगा और आप भी इतना ही करोगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया है हम लोग को, ये जो 25% जो ब्याज दर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको लिख लो आर बराबर 25%। हमको हमसे पूछा जा रहा है कितने वर्षों में, मतलब टाइम पूछा जा रहा है, टाइम निकालना है। मान लो प्रिंसिपल, जिसको मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल है सपोज एक्स है, तो अमाउंट मिश्रधन बोल रहा है 3 गुना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 3 गुना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 3 गुना, मतलब मूलधन का 3 गुना हो जाएगा मिश्रधन। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, एक जो फॉर्मूला है a माइनस पी, एक ये फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, पी आर टी। पहले एक लगाओ, पहले तो अमाउंट कितना दिया है 3x में प्रिंसिपल घटा दो तो आंसर आ जाएगा 2x। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, यहां लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है 2x, पी दिया है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 25%, टाइम दिया है निकालना है, और ये 100, 25 एकम 25 चौक, ये x और x भी कट गया तो 4 दूनी 8। क्वेश्चन करने में 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। इवन मैं तो पेन कॉपी भी यूज नहीं करूंगा, ये मैं लिखूंगा ही नहीं, ये मैं नहीं लिखने वाला एग्जाम में। मैं सीधा ये फॉर्मूला मुझे पता है, ये फॉर्मूला बस मैं नोट करके कटा दूंगा मैं, तो मुझे पता है 25/100 आएगा तो 1/4 नीचे बनेगा, 4 ट्रांसपोज करूंगा 2 से तो 8 हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर मेरे को दिख रहा था। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि लीस्ट अमाउंट में आपको पेन कॉपी यूज करना पड़े, पेन कॉपी का उपयोग एकदम कम से कम करना पड़े। मैथ्स में सिर्फ एक ही चीज मांगता है कि कितना आप प्रैक्टिस किया है, आपने आपकी प्रैक्टिस कितनी हो चुकी है। और व्यापम क्रैक करने का सबसे बड़ा फंडा यही है कि आपसे मैथ्स के क्वेश्चन अगर नॉर्मली 30 to 40 क्वेश्चन आते हैं, या इसको 20 से 30 मान लूं, या कभी कभी 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 से 40 के बीच अगर प्रश्न आ रहे हैं तो इसमें से आपके 90% क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो ही व्यापम निकलेगा। मैथ्स बहुत मेजर रोल निभाता है, मैथ्स प्लस रीजनिंग और करंट अफेयर, ये तीन बहुत ही अहम रोल निभाते हैं व्यापम क्रैक करने के लिए। बिना मैथ्स रीजनिंग करंट अफेयर हिंदी, इसके बिना तो मैथ्स व्यापम निकल ही नहीं सकता। जीएस कितना आता है, जीएस 30 से 40 क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस मिला के, इससे ज्यादा जीएस आता नहीं है। कुछ अदर एक्सेप्शनल एग्जाम हो सकते हैं, जैसे फूड इंस्पेक्टर था, फूड इंस्पेक्टर में तो जीएस ही आ रहा है, पूरा जीएस भर के आ रहा है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर, हिंदी, इन सबको पढ़ना चालू करो, यही है जो व्यापम निकाल के देगा आपको। क्वेश्चन है, ए और बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 दिया है, ये आय है, ठीक है, उनका आय, आय का रेशियो दिया है 4:3, ए और बी का, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए और बी के आय का अनुपात है 4:3। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ए का आय है 4x और बी का आय है 3x। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी देखिए। अब बोल रहा है उनके व्यय का अनुपात 3:2 दिया है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है वो 3:2 दिया है। अब यदि प्रत्येक ने 6,000 रुपए सेविंग की तो एक की मासिक आय क्या होगी, तो ये एक फॉर्मूला होता है, आय में अगर हम घटा दें व्यय को तो यही होती है सेविंग, सेविंग को क्या बोलते हैं, बचत। तो ये सूत्र हो जाता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। अब इस y को इधर पक्षांतर कर दो, बचत को इधर ले आओ, तो आय में भी अगर आप बचत घटा दोगे तो भी क्या आ जाएगा, व्यय। तो यही मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। देखिए ए का आय कितना है 4x, उसमें घट
इसमें क्या कर दो, 6000 घटा दो, सबसे पहले आप 6000 को घटाओ तो क्या आ जाएगा, उसका व्यय आ जाएगा। अनुपात, क्योंकि अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात 3:2 दिया है, ध्यान से समझिएगा, व्यय का अनुपात दिया है 3:2। सिमिलरली 3x में हम लोग माइनस कर दें 6000, तो ये हो जाएगा ए और बी के जो अनुपात दिया है व्यय का, वो आ जाएगा 3:2। यहीं पर थोड़ा दिक्कत हुआ होगा आप लोग को, मैं फिर से समझा देता हूं, यहां पर को ये फॉर्मूला रफ कर देता हूं। देखिए, या मैं सूत्र ही लिख दे रहा हूं, ये फॉर्मूला हो जाएगा आय माइनस बचत, ये किसकी बात कर रही है, ए की बात चल रही है, डिवाइडेड बाय आय ऑफ मतलब इनकम ऑफ बी माइनस सेविंग ऑफ बी, बचत, ये किसकी बात चल रही है, बी का। आय माइनस मतलब आय को हटाओ बचत से तो आ जाएगा व्यय, जो कि दिया है 3 पोर्शन दिया है, और आय को बचत से घटाओगे बी के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2। तो यही सूत्र बन रहा है, आय माइनस बचत इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यय। ठीक है, तो इस सूत्र से ये निकला है। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को गुणा 4 से कर दो, तो 4 दूनी 8x हो गया, 6 दूनी 12000 हो गया, इसको हटाओ, 3 तिया 9x हो जाएगा, और 6 तिया 18 हो जाएगा। अब बस पक्षांतर करो, पक्षांतर करो, आंसर आ जाएगा। 9 में 8 घट जाएगा तो 1x बचेगा, 12 में 18 घट जाएगा तो -6000, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस, हो कट हो गया, हो जाएगा x बराबर 6000। x का मान है 6000। अब से पूछा जा रहा है इनकम ऑफ इनकम ऑफ ए की आय पूछा जा रहा है, तो 4 को 6 से गुणा करो तो आंसर आ जाएगा 6 चौक 24000। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 24000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था एसआई में वैसे। देखिए, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए, अनुकूल का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम, देखो एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। देखो इस कंसेप्ट को थोड़ा यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दो चीज है, एक है नाव, तो नाव की स्पीड को हम लोग ले लेते हैं वीबी, मतलब स्पीड ऑफ बोट, ये बोट की स्पीड है, बोट मतलब नाव, नाव की स्पीड ये वीबी है। और दिया है धारा की स्पीड, धारा को हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, ये हो गई धारा की स्पीड या वाटर करंट की स्पीड। जब भी डाउन स्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो रहा है ये ऐसा नदी या कोई बह रहा है, पानी बह रहा है, ये धारा की डायरेक्शन है, धारा की दिशा है, और यही है दिशा बोट की, यही दिशा बोट की है, यही दिशा धारा की है। उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, और इसमें क्या हो जाता है, स्पीड ऐड हो जाएगा, बोट का स्पीड और करंट का स्पीड ऐड हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं हिंदी में अनुकूल। अनुकूल है मतलब जिस, अनुकूल का मतलब हो गया पानी भी उसी दिशा में बह रही है जिस दिशा में हमारी नाव जा रही है। अब एक होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, नाव इधर जाएगा और पानी का स्पीड ये रहेगा, तो इस केस में आपकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि पानी इधर बह रहा है और नाव इधर जा रहा है, तो आपको घटा देना है, तो VB माइनस VC हो जाएगा, और इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, तो इसको बोलेंगे हिंदी में प्रतिकूल। तो हमारा सिचुएशन भी कैसा है, डाउन स्ट्रीम वाला है, तो इतना कुछ आपको एग्जाम में नहीं करना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 दिया है। डाउन स्ट्रीम है मतलब दोनों जुड़ के हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है 15 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, 6वीं 7वीं क्लास में क्वेश्चन दे दिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दिया है 20, टाइम दिया है 15 मिनट, 15/60, 15 चौक 60, तो 4 पंचे 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 टू पावर 25 प्लस 3 टू पावर 26 प्लस 3 टू पावर 27 एंड प्लस 3 की घात 28 की संख्या से विभाजित होगा। तो देखिए ये 4 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों टर्म में आप कॉमन निकाल दो, चारों टर्म में कॉमन निकाल दो, 3 की घात 25, 3 की घात 25 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है,
तो 3 की घात 25 कॉमन निकल जाएगा। सूत्र कौन सा लगने वाला है, a की घात m धन a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m इंटू a की घात n। अगर इसको बोलोगे 3 की घात 26 को, तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 की घात 25 इंटू, मतलब ऐसे लिख सकते हो 3 की घात 25 धन 1, 25 धन 1, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 25 इंटू 3 की घात 1, मतलब इसको कैसे लिख लोगे, 3 की घात 25 इंटू 3 टू पावर 1। सिमिलरली 3 की घात 27 को भी आप लिख सकते हो 3 की घात 25 प्लस 2, ये 3 है, 3 की घात 25 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसी से ये बन जाएगा। 3 की घात जैसे ही 25 आपने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया, 3 की घात कुछ नहीं बचा मतलब 1, 3 की घात 1 बच गया मतलब 3, यहां पर क्या बच जाएगा 3 की घात 2, इसको 9 बोलेंगे, 3 की घात 3 बचेगा जिसको बोलेंगे 27। अब इसको जोड़ लो, 9 और 1 10, 27 और 3 हो जाता है 30, 30 और 10 40, तो 3 की घात 25 गुणा 40। अब इसमें पूछ रहा है ये जो संख्या है किससे विभाजित होगा, 11 से नहीं होने वाला, 11 का मल्टीपल नहीं दिख रहा आपको, 25 से नहीं होने वाला, 5 का मल्टीपल केवल 1 दिख रहा है यहाँ पर, 5 अट्ठे 40 है ना, इसको और क्या लिख सकते हो, 5 अट्ठे, तो 3 की घात 25 गुणा 5 अट्ठे, तो एक ही 5 है, 2 5 नहीं, तो इससे भी नहीं होने वाला, 16 से भी नहीं होगा क्योंकि 8 बस है, इसको भाग करोगे कंप्लीट भाग नहीं जाएगा, 8 एकम और 8 दूनी 2 बच रहा है, तो कंप्लीट भाग नहीं हुआ, तो इससे भी नहीं होगा, तो यही इसका आंसर होगा। 30 से हो जाएगा, कंप्लीटली करके भी दिखा देता हूँ। 3 की घात 25 और क्या था 8 पंचे 40 था ना, इसको 40 ही लिख लो, ये हो गया 40 बटे 30, ये एक शून्य कट गया, नीचे एक 3 बच रहा है, 3 से इसको काटोगे तो 3 की घात 24 आ जाएगा, तो कंप्लीट डिवीजन हो जा रहा है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत सरल है। देखिए मैथ्स की प्रैक्टिस अगर आप होगी, जिनका मेरे को लगता है ऐसा एग्जाम में 10 क्वेश्चन मैथ्स से आए थे ना, तो 10 के 10 बने होंगे जो मैथ्स की प्रैक्टिस करके गए होंगे। बहुत आसान मैथ्स है, रीजनिंग थोड़ा टफ था, मैंने पेपर देखा है, रीजनिंग टफ था, लेकिन मैथ्स बहुत आसान था, फ्री का मार्क्स मिल रहा था। अब देखिए एक व्यक्ति, ये क्वेश्चन तो और मजाक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, आप हो सकता है कैलकुलेशन करोगे, मैं तो कैलकुलेशन भी नहीं करूंगा, 18 में 15 घटा दूंगा 3 आएगा, 3 बराबर 6 तो 1 बराबर 2, तो 200 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन सी इज द आंसर। अब मैं करके भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता है। पहले उसे 15% का लाभ हो रहा था, उसमें अगर वो 6 रुपए और जोड़ देता है तो अब उसे 18% का लाभ हो रहा है। तो ये लाभ जो बढ़ रहा है, 15 में 3 बढ़ गया ना, 3% लाभ बढ़ गया। वो क्यों बढ़ा, क्योंकि 6 रुपए ऐड हुआ है, मतलब जो 6 रुपए है वो एक्चुअली में 3% होगा। तो 100% निकाल लो, 100% का मतलब ही होता है, पहले इसको काट लो, 3 एकम 3 दूनी, मतलब 1% किसके बराबर आ जा रहा है, 2 के। अब 1% 2 है, तो अब 100% कितने के बराबर होगा, 200 रुपए के। यही सीपी होगा, सीपी मतलब 2%, सीपी मतलब 100%, तो दिस इज सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कितने में वस्तु खरीदा था, 200 रुपए में खरीदा था यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसका फॉर्मूला मेथड भी होता है, फॉर्मूला से बोलो तो बना के दिखा देता हूँ, फॉर्मूला से कैसे निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है एसपी कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग कॉस्ट प्राइस इनटू 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला से बनेगा ये। ठीक है, अब फॉर्मूले से बनने का मतलब ही क्या है जब ऐसी क्वेश्चन बन जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, तो मतलब आपको इंक्रीज्ड परसेंट दिया, इंक्रीज मतलब वृद्धि परसेंट, वृद्धि परसेंट दिया है 20। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो, तो डिक्रीज्ड परसेंट निकालना है, और कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है आई इंक्रीज इंटू 100 इंक्रीज परसेंट प्लस 100, यही सूत्र है। आई का वैल्यू है 20 गुणा 100, और 20 और 100 जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, ऐसे कट गया। चाहो तो इसको पहले काट लेना, इसको बचा दो ताकि भागित करेंगे, फिर 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 चौक, तो आ जाएगा 40/3, 40/3। अब इसको कटा बस लो, आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3, इसका आंसर आ जाएगा। ये 5 होगा ना, 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20 होता है, तो ये 50 हो जाएगा।
अब काट लो तो इसका आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%, मतलब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट फ्रैक्शंस अमंग इज। देखिए इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखो सब में गैप दो दो का है, दो में तीन, ये था, यहाँ तो एक का गैप है, एक का गैप है 2/3 में, जिसका मान 0.666 के आसपास होता है, पता है आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो यहाँ याद कर लो। अब यहाँ देखो 3/5, 7/9 और 11/13, इन सब में दो दो का गैप है। 5 में दो, 3 में दो जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 7 में दो जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 11 में दो जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा। अब सब में दो दो का गैप है, ठीक है, और कॉन्जिकेटिव है, एक के बाद एक आ रहा है, तो सबसे बड़ा ये होगा 11/13, सबसे बड़ा, उससे छोटा ये होगा और उससे छोटा ये होगा, मतलब सबसे छोटा 3/5, उससे बड़ा 7/9 और उससे बड़ा हो जाएगा 11/13। अब लेकिन एक जो क्वेश्चन है वो 2/3 वाला है, उसमें केवल एक का गैप है। अब इसके बारे में जानकारी नहीं है ये कितना होगा, तो एक भाग करके देख लो, 3/5 को डिवाइड करके देख लो, कुछ नहीं करना है, 3/5 को भाग करके देख लो, जीरो करोगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है, 6 बार में आ रहा है। अब देखो इसका मान आ रहा है 0.6 डिवाइड करने से, और इसका मान अपने को पता है 0.666 है, और ये सब इससे बड़े होंगे। अब इसे क्वेश्चन फंस गया, आपको एक और डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। 7/9 को भी डिवाइड करो, इसका रूल है, वैसे इसका रूल है, अब वो मेरे को याद नहीं आ रहा है कैसे करना है, लेकिन इसका रूल है वो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करके चेक कर लो, डिवाइड कर लो, ये भी 0 पॉइंट लगा दो, 70 हो गया, 9 सत्ते 63 होता है, 0.7 के आसपास आ रहा है, 0.7 के आसपास आ रहा है, तो यही सबसे छोटा होगा। टू जो 3/5 है वो सबसे छोटा है, 3/5 वो सबसे छोटा है, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है 0.7 के आसपास आ रहा है, ये 0.66 है, यही 0.6 है, और इसका आंसर डेफिनेटली 7/9 से बड़ा होगा, तो ये कुछ 0.98 के आसपास देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रूल के चक्कर में भागोगे तो बहुत समय लग जाता है, बल्कि फट से डिवाइड कर लो, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 4:9 देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। कुछ नहीं करना है, इसका आंसर 2:3 हो जाएगा। पेन कॉपी तो यूज करना ही नहीं है, सीधा OMR फिल करना है। मैंने बताया आपको सिमिलर ट्राइंगल का, इससे जो पहला वीडियो जो पटवारी का हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें इसको करके दिखाया हूँ। सिमिलर ट्राइंगल है तो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है। जैसे इसका साइड सपोज S1 साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। अब आपको ये दिए है 4, ये दिए है 9, बराबर इसका क्या है स्क्वायर दिए है S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ट्रांसपोज करोगे तो रूट आ जाएगा, तो 2/3 इसका सही आंसर होगा, 2:3 ऑप्शन है। 85 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, 10वां क्वेश्चन है, मतलब आज का हमारा ये। इसको करने के दो मेथड है, पहले मैं एक लॉन्ग मेथड से करके दिखा रहा हूँ, फिर शॉर्ट मेथड से करके दिखा दूंगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है व्यापम की, ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चन आती ही है, नॉट एग्जैक्टली सेम आएगा, रिपीट नहीं होगा, लेकिन इस तरह का प्रश्न आता है व्यापम में। एसी बंद कर, देखो इसको देखना, 0.1 का स्क्वायर है, इसको हम लोग कन्वर्ट हटा देते हैं फ्रैक्शन, ये जो पॉइंट में डेसिमल्स में दिए हैं, दशमलव में दिए, दशमलव पहले हटाओ, तो एक जीरो है तो केवल नीचे 10 आ जाएगा, ये तो पता ही होगा। यहाँ 2 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा। ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट है तो नीचे 1000 आ जाएगा, तो ये तो पता ही है आप लोग को, तो 1/100 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9/30 का स्क्वायर। सिमिलरली नीचे का भी कर सकते हो आप लोग, 2 पॉइंट के बाद 2 है तो ये 100 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 है तो 1000 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 4 है तो 40 आ जाएगा। ये इस प्रकार से हो गया। अब कुछ नहीं करो,
इस वाले में न्यूमरेटर, इसको अंश बोलते हैं, अंश में देखो यहाँ 10 है, यहाँ 10 गुणा 10 है और यहाँ 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार है, तो 10 कॉमन निकाल लो, 10 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो क्या निकल जाएगा नीचे, 10 का स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ तो ये पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचा, यहाँ पर एक 10 निकला है तो एक 10 बचा है, तो 10 का स्क्वायर बचा होगा। सिमिलरली यहाँ पर 9 है और यहाँ पर एक 10 निकल रहा है, मतलब कि 1000 का मतलब क्या होता है, 1000 का मतलब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, तो एक 10 मैंने बाहर निकाल लिया तो दो 10 बचा होगा, मतलब 100 बचा होगा। सिमिलरली नीचे देखिए डिनोमिनेटर में, हर में, यहाँ पर 100 है, यहाँ 100 गुणा 10 है, यहाँ 100 गुणा 100 है, तो आपने 100 का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर 100 निकल गया तो एक 10 बचा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 100 बाहर निकाल लिया तो एक 100 बचा होगा, 100 इंटू 100 था ना, तो 100 इंटू 100 है, एक 100 बाहर निकाल लिया तो एक 100 बचा होगा, तो ये आपका ऊपर नीचे सेम हो गया तो कट जाएगा। अब ये क्या, यहाँ क्या बच गया, 1/10 की घात 2 बटे 1/100 की घात 2, ये बच गया, ये वाला ऊपर चले जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 100 की घात 2 बटे 10 की घात 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में क्या है 100/10 है, तो एक 10 बचेगा, तो एक्चुअली 10 का स्क्वायर बच रहा है, तो ये कट भी हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना, मैं फिर से करके दिखा दूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक और मेथड इसको करने का, सेकंड मेथड ज़्यादा इजी है, वो भी करके दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड मेथड ज़्यादा आसान है। पहले क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता तो अच्छा रहता, एक बार बड़ा कर देते हैं इसको। देखो यहाँ 0.1 है और यहाँ 0.01 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 100 और यहाँ भी ले लेता हूँ 100, 100/100 का गुणा कर दिया, ठीक है, ध्यान से समझना, 100/100 का मतलब क्या हुआ, 10 की घात 2, 100/100 को ही क्या लिख सकते हो आप, 10 की घात 2 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 10 की घात 2 और ये भी 10 की घात 2 मतलब 100 है, 10 की घात 2। अब देखिए इस 10 की घात 2 को गुणा इससे करो, फिर इससे करो और इससे, तीनों से गुणा होगा क्योंकि बीच में प्लस है, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, तो आप गुणा कर दो पहले फटाक से, तो जैसे ही 10 की घात 2 गुणा 0.01 से करोगे तो पॉइंट बस यहाँ शिफ्ट होके ये यहाँ पर लग जाएगा, ऊपर सेम रहेगा, ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, तो ऊपर जो है 0.1 की घात 2 तो उसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर 0.01 है तो 0.01 स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही रहने दो, यहाँ है 0.009 का स्क्वायर, 0.009 स्क्वायर, इसको भी ऐसे रख दो, नीचे बस चेंज होगा, नीचे क्या है देखो, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 10 से गुणा हो रहा है क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप रहने दीजिए, फिर 10 से गुणा हो रहा है, तो पॉइंट इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा 0.1 की घात 2 हो जाएगा धन। अब इस 10 की घात 2 गुणा इससे करेंगे हम, तो यहाँ भी पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बस, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 की घात 2 धन। अब यहाँ भी 10 का गुणा होगा तो बस पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.009 और घात 2, अब यहाँ 10 की घात 2 ऊपर बचा, नीचे वाला तो गायब हो जाएगा क्योंकि गुणा हो गया, अब ये कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा √10 स्क्वायर, ये भी कट गया तो आंसर आ गया 10, ये सीधा सा आंसर आ गया सेकंड मेथड से, ठीक है, बहुत ही आसान मेथड था, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। हमने व्यापम के 10 क्वेश्चन किए हैं, जिसको भी कोई डाउट है वो कमेंट करके पूछना, और मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, मैथ्स को बहुत अच्छे से बनाइए, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे जो भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स को अच्छे से बनाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो भी डाउट होगा वो कमेंट में छोड़ देना।